हेलो दोस्तों, द क्राइमेक्स कैफे पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चेतावनी देना चाहूँगा, क्योंकि आज की कहानी मेरे चैनल की अब तक में सुनाई गई कहानियों में से सबसे दर्दनाक कहानी होने वाली है, जिसे कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ना सुने। वैसे तो हम सब ने बहुत से रेप और मर्डर्स की स्टोरी के बारे में सुना है, और ऐसी एक स्टोरी हांगकांग की फैन में नी नाम की लड़की के बारे में मैंने अपने चैनल पर आपको पहले सुनाई थी, जिसको एडिट करते टाइम मैं मेंटली रेडी ही नहीं हो पा रहा था। जब मैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता, वो सारा इंसिडेंट मेरे माइंड में आता और मैं काम नहीं कर पाता था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो के बाद आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो स्टोरी हांगकांग केस से भी 100 गुना ज्यादा दर्दनाक है, जिसमें एक 17 साल की लड़की के साथ 44 दिन तक 100 से ज्यादा आदमी और 500 से ज्यादा बार उसका रेप और उसे टॉर्चर करते हैं, और टॉर्चर भी ऐसे जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। ये किस्सा जापान के मिसातो सिटी का है, जहां एक जुंको फुराता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी और वहीं पास के एक स्कूल यासिमो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी, और स्कूल खत्म होने के बाद वहीं एक पास इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। जुंको दिखने में बहुत ही सुंदर और पढ़ाई में बहुत ही तेज थी। इधर उसकी उम्र के दूसरे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग जैसी चीजों के आदी थे, वहीं जुंको को इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से उसके क्लासमेट उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। इन्हीं बच्चों में से एक लड़का जिसका नाम हिरोशी मियानो था, वह भी जुंको को मन ही मन बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। लेकिन बाकी बच्चों की तरह मियानो कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि वो जापान की सबसे खतरनाक गैंग याकुजा का जूनियर रैंक का मेंबर था, और इसी वजह से स्कूल के सारे बच्चे उसे डरते और उसकी सारी बात मानते थे। उसने कई बार जुंको को प्रपोज किया, लेकिन पढ़ाई के प्यार में पागल जुंको ने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया, और बस यही बात मियानो के मन में घर कर जाती है, और वो मन ही मन जुंको से बदला लेने के लिए सोचता रहता है। ऐसे ही एक दिन यानी 25 नवंबर 1989 को जुंको अपनी साइकिल पर स्कूल से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है, और वहां अपना काम खत्म करने के बाद करीब 8 बजे वो अपने साइकिल से वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। वह कुछ दूर चली ही थी कि तभी मियानो और उसके 3 दोस्त नोबुहा मिनाते, कामिसाकुजो और यासुची वातानाबे उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी मियानो की नजर जुंको पर पड़ती है। तब अपने दोस्तों से जुंको और अपनी कहानी के बारे में बतलाता है और बदला लेने की बात करता है। चूंकि मियानो गैंग का लीडर था, इसलिए उसके बाकी दोस्त उसकी बात मान लेते हैं और फिर प्लान बनाने लगते हैं। अब प्लान के मुताबिक मियानो का एक दोस्त तेजी से जुंको की तरफ बढ़ता है और उसकी साइकिल को जोरदार लात मार देता है, जिसकी वजह से जुंको का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके फौरन बाद वहां पर मियानो आता है और वो उन लड़कों से हाथापाई करके उन्हें वहां से भगा देता है। इन सब के बाद वो जुंको को उठाता है और रात ज्यादा होने की वजह से उसको घर छोड़ने के लिए ऑफर कर देता है। क्योंकि मियानो और जुंको एक ही क्लास में पढ़ते थे और अभी अभी मियानो ने जुंको की जान बचाई थी, इसलिए जुंको उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है, और अब जुंको और मियानो दोनों साइकिल से आगे बढ़ने लगते हैं। वह थोड़ी दूर चले ही थे कि अचानक मियानो एक सुनसान रास्ते पर साइकिल रोक देता है और कुछ जरूरी काम का बहाना लेकर एक सुनसान घर के अंदर जुंको को ले जाता है। वो दोनों घर के अंदर दाखिल होते ही है कि तभी पीछे से मियानो के तीनों दोस्त वहां पर आ जाते हैं। जुंको उन सबको देखकर बहुत ही घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है कि तभी मियानो जुंको को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाता है और वहां पर उसका रेप करने लगता है, और इसी तरह चारों मेंबर्स बारी बारी उसका रेप करते और रात भर उसे मारते पीटते रहते हैं। और यहाँ से कहानी शुरू होती है जुंको की लाइफ के वो 44 दिन के बारे में, जिनका हर एक सेकंड उसके लिए किसी नरक से कम नहीं था। अब ये रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह जुंको लगभग बेहोशी हो चुकी थी। इसी दिन यानी 26 नवंबर की रात को उसे पुलिस के डर से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ उसके साथ फिर से रेप किया जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और 27 नवंबर की तारीख आ जाती है। इधर जुंको के परिवार वाले अपनी बेटी की गुमशुदगी कर बहुत ही परेशान थे। वो लगातार 2 दिन तक ढूंढने पर जब वो नहीं मिलती तो वह पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए चले जाते हैं। इस बात की खबर मिलते ही वहाँ की पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है और वह फौरन जुंको के दोस्तों के घर पर पूछताछ करने के लिए निकल जाती है। इत्तेफाक से पुलिस इन चारों लड़कों में से किसी एक लड़के के घर भी पूछताछ करने के लिए चली जाती है, और इस बात की खबर जब मियानो को मिलती है तो वह बुरी तरीके से डर जाता है। उसे यह डर था कि अगर किसी तरीके से जुंको ने इस सब बात की खबर पुलिस को बता दी तो उन्हें जेल हो जाएगी। यह सब जानने के बाद वह जुंको के पास वापस लौटता है और उसे बहुत मारने पीटने लगता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर वालों को फोन करो और उनसे कहो कि तुम अपनी मर्जी से अपने किसी फ्रेंड के साथ डेट पर आई हो।
और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हम दोनों को मार देंगे। जुंको ये बात अच्छे से जानती थी कि मियानो याकुजा गैंग का मेंबर है और इसी वजह से वो अपने माँ बाप को कॉल करके अपने ठीक होने और रिपोर्ट वापस लेने के लिए कह देती है और अपनी बेटी से बात होने के बाद जुंको के माता पिता रिपोर्ट वापस ले लेते हैं। इन सब के बाद एक बार फिर जुंको की जगह बदल दी जाती है और उसे इन्हीं चारों मेंबर्स में से किसी एक के घर शिफ्ट कर दिया जाता है। इन 44 दिनों में उन दरिंदों ने जुंको के साथ असहनीय दर्द दिए। वह हर वक्त उसे बिना कपड़ों के रखते और हर दिन उसका रेप करते थे। मियान अपने फ्रेंड्स और बाकी याकुजा मेंबर्स के सामने जुंको को परोस दिया करता था। गैंग के मेंबर्स ने खुलासा किया कि करीब 100 से ज्यादा लोगों ने उसका रेप किया है और हर रोज उसका 12 से ज्यादा बार रेप किया जाता और इन 44 दिनों के टॉर्चर में उसके साथ करीब 500 से ज्यादा बार रेप किया गया। वह लोग कभी उसे गोल्फ बैट से मारते तो कभी उसका सर जमीन पर पटक देते थे और वह सभी हैवान उसके जख्मों पर रोजाना पेशाब करते थे। तो कभी मियानो उसे अपने गेस्ट के सामने मस्टरबेट करने के लिए फोर्स भी करता था। वह लोग उसके प्राइवेट पार्ट में कभी कांच की बोतल, कभी कैंची तो कभी गर्म सुई और सरिया तक डाल देते थे। जब भी वह कुछ खाने और पीने के लिए मांगती तो उसके खाने के लिए कॉकरोच और पीने के लिए उसे खुद का अपना ही यूरिन दिया जाता। यहाँ तक कि न्यू ईयर की रात पटाखे जलाकर उनके ऊपर फुंको को बिना कपड़ों के बिठा दिया जाता था। उन लोगों ने उसके ब्रेस्ट को प्रायर की मदद से अलग कर लिया और सुई से उन्हें वापस भी सिल दिया गया था। जब वह नन्ही सी परी रात को सोने की कोशिश करती तब लोहे के डंबल को उसके पेट और पैरों पर गिराया जाता। जब उसके घाव में से खून निकलता तो उन्हें साफ करने के बजाय वह लोग उसे फ्रिज में रख देते थे। उसकी आंखों और प्राइवेट पार्ट्स को लाइटर की मदद से जलाया भी जाता था। उसकी आंखों पर मोमबत्ती तब तक जलाई जाती जब तक उसका वैक्स पिघलकर उसकी आंखों में नहीं चला जाता। इन सब टॉर्चर की वजह से जुंको की नाक में ब्लड क्लॉट जम जाते हैं, जिस वजह से वो सांस भी नहीं ले पाती थी और डिहाइड्रेशन होने की वजह से वो पानी भी नहीं पी रही थी। जब भी वो पानी पीने की कोशिश करती थी तो उसे उल्टी हो जाती थी और कारपेट गंदा करने के कारण उसे फिर से मारा पीटा जाता। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन गैंग के सारे मेंबर्स जुंको को मारपीट करने के बाद चिल करने के लिए बाहर जाते हैं और इन्हीं में से एक अपना फोन जुंको के पास ही भूल जाता है और खुशकिस्मती से वो फोन जुंको को मिल जाता है। और जैसे ही जुंको पुलिस को फोन मिलाती है कि इतने में वो वापस आ जाता है और उसके हाथ से वो फोन तुरंत वापस छीन लेता है। जुंको की इस हरकत की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और इसी की सजा के तौर पर वह जुंको को शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने लगते हैं। इन्हीं सब को झेलते हुए अब 20 दिन गुजर जाते हैं। अब जुंको की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उन लोगों ने उसके हाथ पैरों की उंगलियां तक काट दी थी, जिस वजह से जुंको किसी भी चीज को पकड़ तक नहीं पाती थी। 30 दिन के बाद अंदरूनी ऑर्गन डैमेज होने की वजह से जुंको यूरिनेट भी नहीं कर पा रही थी। टॉर्चर इतना भयावह था कि जुंको का ब्रेन का साइज भी घट चुका था। जुंको लगातार उन दरिंदों से मौत की भीख मांगा करती थी, लेकिन उनमें से कभी भी कोई भी उसे मारना नहीं चाहता था। ऐसे ही इस नर्क के 44वां दिन यानी 4 जनवरी 1989 को मियानो जुंको के साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है और उसके सामने शर्त रखता है कि अगर तुम ये गेम जीत जाती हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और इसे बदकिस्मती कहे या खुशकिस्मती, और जुंको वो गेम जीत जाती है। लेकिन अपनी हार से बौखलाए वो दरिंदे बेहद गुस्सा हो जाते हैं और जुंको को आयरन रोड से मारने लगते हैं। मगर जुंको के शरीर में इन सबको झेलने की ताकत अब और नहीं बची थी और वह दम तोड़ देती है। अब मियानो लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है और इस प्लान के तहत वह एक बड़ा 55 लीटर का पानी का ड्रम मंगवाता है और इस ड्रम में जुंको की बॉडी को डालकर ऊपर से कंक्रीट भर देता है और टोक्यो के किसी बाहरी जंगल में फिकवा देता है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मियानो और उसकी गैंग आजाद घूमने लगती है। मगर इसी बीच यह गैंग एक और लड़की को अगवा करके उसका रेप करते हैं, मगर इस बार वो पकड़े जाते हैं। तभी पुलिस हवा में तीर चलाते हुए उनसे जुंको के बारे में पूछती है और वो सब कुछ उगल देते हैं। मगर जापान के लॉ के अनुसार ये सभी क्रिमिनल्स नाबालिग थे और इन्हें सजा नहीं हो सकती थी, ना ही इनका नाम और फोटो कहीं दिखाई जा सकती थी। मगर सुबाकन बुनशुन नाम की एक मैगजीन के जर्नलिस्ट को इस बारे में पता चलता है तो वह इन चारों के नाम और फोटो पेपर में लगवा देते हैं। जैसे ही यह खबर पेपर में छपती है तो पूरी टोक्यो और जापान की पब्लिक सड़क पर उतर आती है और पब्लिक का आक्रोश देखते हुए जापान के जुडिशियल क्राइम सेक्शन के तहत इन चारों में से 3 आरोपियों को 8 साल की सजा मिलती है और इनके लीडर मियानो को 17 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन फिर मियानो और उसके 2 दोस्त अपनी सजा को कम करवाने के लिए अपील कर देते हैं, मगर इस बार जज एक महिला थी और वह मियानो की सजा कम करने के बजाय उन सभी की सजा 3-3 साल बढ़ा देती है। लेकिन क्या आपकी नजर में इतने घिनौने कानून के लिए यह सजा काफी थी? क्या हर बार ऐसे ही नाबालिग अपराधी कानून की आड़ में बचते रहेंगे?
आज इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले चारों आरोपी अपनी सजा पूरी करके बाहर घूम रहे हैं। आपका इस केस के बारे में और इस लॉ के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।